तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक का लेक्चर नंबर 2, नया लेक्चर। इस लेक्चर में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम वो पढ़ने वाले हैं जो कि हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मूलभूत परिभाषाओं को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये अभी हमारी पूरी नहीं हुई थी। और फिर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण को। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आज स्टार्ट होने वाला है। आईयूपीएसी नामकरण से बच्चों हर साल एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते, तो हमें इसको ध्यान रखें। चलिए, तो पिछले क्लास में बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो संरचना सूत्र होते हैं, मतलब कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है बच्चों ये 3 प्रकार का होता है। इसका सबसे पहला प्रकार है बच्चों विस्तृत संरचना सूत्र। ये मैं आपको बता चुका हूं। एक होता है बच्चा इसका संगणित संरचना सूत्र, और एक होता है बेटा इसमें बंध रेखा संरचना सूत्र। तो मेरे ख्याल से ये 3 संरचना सूत्रों के बारे में हम पढ़ रहे थे। विस्तृत संरचना सूत्र हो चुका है। अच्छा, संरचना सूत्र का मतलब मैंने क्या बताया था? संरचना सूत्र का मतलब है ऐसा सूत्र जो अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के बीच में बंधों के बारे में जानकारी देता है, उनकी कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी देता है। परमाणु एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उन बंधों की जानकारी जिस सूत्र में मिलती है उसे हम बोलते हैं बेटा संरचना सूत्र। अब इस संरचना सूत्र में पहला है बच्चों विस्तृत संरचना सूत्र। विस्तृत का मतलब होता है बच्चों किसी अणु में जितने भी बंध हैं सभी बंधों को खोल दो, सभी बंधों को ओपन करके दिखा दो, खोल करके दिखा दो, उसे हम बोलते हैं विस्तृत संरचना सूत्र। दूसरा है बेटा संगणित संरचना सूत्र। संगणित संरचना सूत्र का मतलब है जितने भी बंध हैं सभी बंधों को छुपा दो या लगभग सारे बंधों को छुपा दो। अगर सभी को ना भी छुपाओ तो कुछ बंधों को छुपा दो। संगणित मतलब कि बंधों को छुपाना है बेटा, बंधों को छुपा दो। और तीसरा है बेटा बंध रेखा संरचना सूत्र। बंध रेखा संरचना सूत्र का मतलब है, चलो क्या है मतलब इसका मैं आपको बताता हूं। चलो, तो अब अगला है बंध रेखा संरचना सूत्र जो कि हमें आज स्टार्ट करना बेटा। बंध रेखा संरचना सूत्र। बंध रेखा संरचना सूत्र ये हमें बेटा पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए क्या होता है हम इसकी बात करेंगे। तो अब बेटा पूरा ध्यान यहां लगाना है। देखो बेटा बंध रेखा संरचना सूत्र क्या है? इस सूत्र में कार्बन श्रृंखला को जिगजैग, जिगजैग का मतलब समझते हो? जिगजैग मतलब कैसा? टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, इस टाइप से। ये टेढ़ा मेढ़ा है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। कई बार आप रोड पे जर्नी करते हो, गाड़ी चलाते हो, आप देखते हो रोड ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रोड होता है ना। तो भैया यहाँ टेढ़ा मेढ़ा संरचना। तो इस सूत्र में कार्बन श्रृंखला को जिगजैग क्रम में बनाया जाता है
तथा इस दौरान श्रृंखला के कॉर्नर बेटा कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। तो ये सिरे और ये जो कॉर्नर है बेटा, ये सभी कार्बन परमाणुओं को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? कार्बन परमाणुओं को प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी कार्बन श्रृंखला के कॉर्नर और सिरे कार्बन परमाणुओं को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी, इस सूत्र में कार्बन श्रृंखला को जिगजैग क्रम में बनाया जाता है तथा इस दौरान श्रृंखला के कॉर्नर और सिरे कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। कार्बन परमाणु पर लगे हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं किया जाता। कार्बन परमाणु पर लगे हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं किया जाता। देखो जैसे कि मतलब ये वाली श्रृंखला, इसमें आप देखो कार्बन परमाणु पर यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन लगे होते हैं, इस हाइड्रोजन को दिखाते नहीं बेटा, ये हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं किया जाता, ये प्रदर्शित नहीं करते इनको। तो इन पर हाइड्रोजन जो लगे होते हैं उनको हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, कार्बन तथा उस पर लगे हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर, कार्बन तथा उस पर लगे हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर यदि कोई अन्य परमाणु उपस्थित है, यदि कोई अन्य परमाणु उपस्थित है, ठीक है, यदि कोई अन्य परमाणु उपस्थित है तब उसे उसकी स्थिति पर लिखा जाता है। उसे उसकी स्थिति पर क्या करते हैं? लिखते हैं। तो उसे उसकी स्थिति पर लिखा जाता है। जैसे कि बच्चों उदाहरण, चलो अब हम बात करते हैं उदाहरण की। देखिए मान लो मैंने बेटा लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, मैंने ये कोई यौगिक लिखा, ठीक है, कोई अणु लिखा मैंने। अब क्या लिखो, इस सूत्र में कार्बन श्रृंखला को जिगजैग क्रम में बनाया जाता है। ये जो कार्बन श्रृंखला है बेटा, इस कार्बन श्रृंखला को ऐसे जिगजैग ऐसे क्रम में बनाया जाता है। तो कार्बन श्रृंखला को इसमें किस में बनाया जाता है? जिगजैग क्रम में बनाया जाता है। तो कार्बन श्रृंखला को बेटा यहाँ पे जिगजैग क्रम में से बनाया जाता है। इस दौरान श्रृंखला के जो कॉर्नर है और जो सिरे हैं वो कार्बन परमाणु को व्यक्त करते हैं। ये जो कार्बन श्रृंखला का जो ये सिरा है और ये जो सिरा है, ये किसको प्रदर्शित करते हैं? कार्बन श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं। किसको? कार्बन श्रृंखला को। तो ये जो सिरे हैं ये कार्बन श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? चलो, कार्बन परमाणु पर लगे हुए हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं किया जाता। इन कार्बन पर लगे हुए जो हाइड्रोजन है, कार्बन परमाणु पर लगे हुए हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं करते। इन पर जो भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं उन हाइड्रोजन को लिखा नहीं जाता। ठीक है, कार्बन तथा उस पर लगे हाइड्रोजन को छोड़ करके यदि कोई अन्य परमाणु उपस्थित हो तब उसे उसकी जगह पर लिखा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके यदि कोई और परमाणु हो तो उसे उसकी जगह पर लिखा जाता है। कार्बन और उस पर लगे हाइड्रोजन परमाणु को छोड़ करके कोई और परमाणु अगर दिखता है, यहाँ पर कोई भी परमाणु नहीं है, अगर इनके अलावा कोई और परमाणु आपको दिखता है तो उसको उसकी जगह पर लिखना होता है। तो ये है बच्चों बंध रेखा संरचना सूत्र। तो इस अणु का ये बंध रेखा संरचना सूत्र।
चलो अगला उदाहरण, CH3 CH CH3 CH2 CH3 ये दे रखा है बेटा, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला को ऐसे जिग-जैग दिखा दो, जिग-जैग दिखा दो। चलो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, एक काम करता हूं मैं इसको 1 2 3 4 ऐसे नंबर कर देता हूं, ये 1 2 3 4 ऐसे नंबर कर दिया। अच्छा दूसरे कार्बन पर एक कार्बन और लगा हुआ, दूसरे कार्बन पर ये एक कार्बन और लगा हुआ, तो जो भी कार्बन श्रृंखला है उनके सभी कार्बन को ऐसे जिग-जैग क्रम में हम बनाते हैं और कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन जो होंगे उसको हम यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करते। चलो अगला उदाहरण, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं बेटा, CH3 CH OH CH2 CH3। चलो इधर कितने कार्बन है देखो, इधर एक कार्बन है, 2 है, 3 है, 4। इन चारों कार्बन को जिगजैग क्रम में दिखाना। देखो ये 4 कार्बन को जिगजैग क्रम में दिखा दिया, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। इन चारों कार्बन को जिगजैग क्रम में दिखा दो। दूसरे कार्बन पे OH लगा दो, दूसरे कार्बन पे OH ऐसे लगा दो। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बन तथा उस पर लगे हुए हाइड्रोजन को छोड़कर, कार्बन और उस पर लगे हुए हाइड्रोजन को छोड़कर यदि कोई अन्य परमाणु उपस्थित है, कार्बन और उस पर लगे हाइड्रोजन को छोड़कर यदि कोई दूसरा परमाणु है जैसे कि ऑक्सीजन, तो उसको उसकी स्थिति पर लिखा जाता है, तो उसे उसकी स्थिति पर ऐसे लिखा जाता है। तो ध्यान रखना उस दूसरे परमाणु को, कार्बन और कार्बन को पर लगे हुए हाइड्रोजन को छोड़ करके जो दूसरा परमाणु है उस परमाणु को और उस परमाणु पर लगे हुए हाइड्रोजन को, दोनों को इस पर लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा बेटा। चलिए अगला उदाहरण, मान लीजिए आपको ये दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ये चारों कार्बन को ऐसे जिगजैग दिखा दो ऐसे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा। दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में क्या बना दो, द्विबंध बना दो। इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बेटा बंध रेखा संरचना सूत्र बनाने होते। ये है बच्चों बंध रेखा संरचना सूत्र की पूरी कहानी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों असंतृप्तता की कोटि। तो अगला हेडिंग लिखना है बेटा असंतृप्तता की कोटि, असंतृप्तता की कोटि। अगला मुझे लिखना है क्या, असंतृप्तता की कोटि, ठीक है। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या लिखना है बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये हमको यहां पे जानना है, ठीक है। चलो देखो हमने कार्बन की कोटि देखी थी, कार्बन की डिग्री देखी थी, हमने हाइड्रोजन की डिग्री देखी थी, हमने नाइट्रोजन की डिग्री देखी थी, हमने अल्कोहल की डिग्री देखी थी, हमने हैलोजन की डिग्री देखी थी। उसी तरह से एक होता है असंतृप्तता की कोटि। क्या होता है बेटा, असंतृप्तता की कोटि। इसको आप शॉर्ट में DU भी लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और इसका एक और नाम होता है DBE, ठीक है, क्लियर। तो DB या फिर आप इसको DB ना लिख करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ DB लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो DB लिख सकते हो DB। इसको हम DB भी बोलते हैं। DB मतलब कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट,
क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, चलिए अब समझते हैं इसको। बच्चों मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा क्या होता है ये, आप पूरा यहाँ पे ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, यदि कहीं पर भी एक द्विबंध है, यदि कहीं पर भी एक द्विबंध है, तो एक द्विबंध का मतलब है असंतृप्तता की कोटि एक है। जहां पर भी एक द्विबंध हो समझ जाना, उसी को हम बोलते हैं असंतृप्तता की कोटि। तो एक द्विबंध को असंतृप्तता की कोटि कहा जाता है। एक द्विबंध को क्या कहा जाता है बेटा? असंतृप्तता की कोटि कहा जाता है। जो भी एक द्विबंध होता है उसे हम बोलते हैं असंतृप्तता की कोटि। जैसे कि मान लो उदाहरण, मान लो मैंने ये लिखा CH2 द्विबंध CH2। यदि इस अणु की बात करूं, इसको बच्चों हम बाद में सीखेंगे, इसको हम एथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथीन। यदि मैं आपको बोलूं कि बताओ एथीन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, इसका DU कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सर इसके पास एक द्विबंध है, इसके पास एक द्विबंध है। अगर इसके पास एक द्विबंध है तो असंतृप्तता की कोटि, इसका DU कितना हो जाएगा? इसका DU 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? DU 1 हो जाएगा। बात समझ में? चलो एक और उदाहरण देखते हैं। CH2 द्विबंध CH, CH द्विबंध CH2। ठीक है, चलो यहां पे कितने द्विबंध है? 1 और 2, यहां पर 2 द्विबंध है। एक द्विबंध का मतलब एक असंतृप्तता की कोटि, तो 2 द्विबंध का मतलब कितनी असंतृप्तता की कोटि? 2 असंतृप्तता की कोटि हो जाएगी। एक द्विबंध का मतलब होता है 1 DU, तो 2 द्विबंध का मतलब कितना होगा? 2 DU। एक द्विबंध का मतलब 1 DU, तो 2 द्विबंध का मतलब 2 DU। DU का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, DU का दूसरा नाम है असंतृप्तता की कोटि। क्या बोलते हैं बेटा इसको? असंतृप्तता की कोटि। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें, जहां पर भी आपको एक द्विबंध दिख जाए, उस एक द्विबंध का मतलब ही होता है एक DU। DU का मतलब क्या? असंतृप्तता की कोटि। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आप 10 बार बोलोगे तब भी मैं एक ही जवाब दूंगा। सर असंतृप्तता की कोटि क्या होता है? असंतृप्तता की कोटि का मतलब है एक द्विबंध। क्या होता है बेटा? एक द्विबंध। असंतृप्तता की कोटि का मतलब क्या होता है सर? एक द्विबंध। दूसरी बार रिपीट किया, असंतृप्तता की कोटि का मतलब क्या होता है सर? एक द्विबंध। तीसरी बार रिपीट किया, असंतृप्तता की कोटि का मतलब क्या है? एक द्विबंध। 4 बार रिपीट किया। अब कोई भी बच्चा मुझे ये नहीं बोलेगा सर असंतृप्तता की कोटि किसे कहते हैं? असंतृप्तता की कोटि एक द्विबंध को कहा जाता है। बात क्लियर? अगर एक द्विबंध मतलब कि असंतृप्तता की कोटि 1 हो जाएगी, तो 2 द्विबंध मतलब कि असंतृप्तता की कोटि कितनी हो जाएगी? 2। कहीं भी मान लो 3 द्विबंध हैं, 1 2 3, कहीं पे 3 द्विबंध हैं, तो असंतृप्तता की कोटि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कहीं पे 4 द्विबंध हैं, तो असंतृप्तता की कोटि कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कहीं पे 5 द्विबंध हैं, तो DU का मान कितना हो जाएगा? 5। कहीं पे 10 द्विबंध है, तो DU का मान कितना हो जाएगा? 10। ये हम पढ़ रहे हैं। अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर इसका इस्तेमाल कहां होगा? बच्चे बोलते हैं सर इसका इस्तेमाल कहां पर होगा? इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसका उपयोग कहां पर होता है? हाँ बेटा, इसका उपयोग होता है अणु की संरचना निकालने में। जब बाद में आपको कभी किसी क्वेश्चन के अंदर अणु की संरचना निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो वहां पर हमारी हेल्प कौन करेगा? ये DU, असंतृप्तता की कोटि हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
तो जब भी आपको किसी अणु की संरचना निकालने के लिए बोला जाए या जब भी आपको किसी अणु की संरचना क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जाए या जरूरत पड़ती है तो वहां पे आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा ये DU। जब भी आपको समावयवियों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि वहां पर उसकी संरचना कैसी होगी, और उसकी संरचना कैसी होगी ये पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका DU कितना है। एक DU है तो उसकी संरचना में एक द्विबंध है, 2 DU है तो उसकी संरचना में 2 द्विबंध है, 3 DU है तो उसकी संरचना में 3 द्विबंध है। इसके अलावा चलो तो मैं आपको यहां पे बताता हूं, इसका मतलब एक द्विबंध बराबर क्या आ गया, एक द्विबंध बराबर आ गया एक DU। 2 द्विबंध बराबर क्या आ गया, 2 द्विबंध बराबर 2 DU। 3 द्विबंध बराबर क्या आ गया, 3 DU। 4 द्विबंध बराबर 4, 5 द्विबंध बराबर 5 DU। चलो अब मान लो बच्चों एक त्रिबंध आ जाता है तो एक त्रिबंध में कितना DU होता है। चलो अब देखते हैं, ठीक है। मान लो किसी अणु के अंदर एक त्रिबंध आता है बेटा, ये त्रिबंध इस तरीके से। मान लो किसी उदाहरण में अणु की संरचना में एक त्रिबंध आता है, एक त्रिबंध का मतलब होता है DU की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी DU की संख्या, 2। एक द्विबंध का मतलब DU 1 होता है और एक त्रिबंध का मतलब होता है 2 DU। तो एक त्रिबंध का मतलब होता है बेटा 2 DU, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर यहां तक, क्लियर। चलो तो ये हो जाएगा बेटा एक त्रिबंध बराबर कितना, 2 DU होता है। अच्छा 2 त्रिबंध है तो मान लो त्रिबंधों की संख्या अगर 2 हो जाती तो बताओ, यदि कहीं त्रिबंधों की संख्या 2 हो जाती है तो DU कितना होगा। एक त्रिबंध मतलब कि 2 DU, तो 2 त्रिबंध मतलब कि कितने DU, 4 DU। ये ध्यान रखना। तो 2 त्रिबंध मतलब कि 4 DU आएगा बेटा, क्या आएगा, 4 DU। अच्छा इसी तरीके से मान लो आपको कहीं पे एक वलय दे रखी है, मान लो कहीं पे आपको ऐसा कुछ दे रखा है CH2 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 CH2, मान लो कहीं पे आपको ऐसा कोई अणु दे रखा है। तो देखो ये रिंग बन रही है, वलय बन रही है। रिंग अंगूठी होती है ना, अंगूठी गोल गोल वृत्ताकार होती, तो वृत्ताकार वलय बन रही। जब भी आपको एक वलय दिख जाए तो एक वलय में DU कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो ध्यान रखना एक वलय का मतलब होता है बेटा 1 DU। एक वलय मतलब कि 1 DU। ये क्या है, रिंग, अंगूठी होती है, अंगूठी रिंग, इस रिंग 1 DU। मान लो कहीं पे 2 रिंग है, 2 रिंग मतलब कि ऐसा कुछ है, CH2 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 CH2, ठीक है। CH2 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 CH2, ये देखा। अब यहाँ पे कितनी वलय है, देखो एक वलय मतलब 1 DU। यहाँ पे कितनी वलय, एक वलय और 2 वलय, यहाँ पे 2 वलय, तो यहाँ पे 2 वलय है तो DU कितना हो जाएगा, DU 2 हो जाएगा। तो एक वलय का मतलब 1 DU, तो 2 वलय का मतलब हो जाएगा 2 DU। तो ये बच्चों आपको असंतृप्तता की कोटि के बारे में ध्यान रखना। तो बच्चों जब भी आपको किसी अणु की संरचना दे रखी हो तो आप उससे DU इस तरीके से निकाल सकते हो। जब भी आपको अणु की संरचना दे रखी हो तो उससे आप DU ऐसे निकाल सकते हो।
अब लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मान लो यदि आपको संरचना की जगह मान लो आपको फॉर्मूला दे दिया, यदि मान लो आपको ये फॉर्मूला दे दिया ऐसा, और अब आपसे पूछा कि बताओ अब डी कितना है, तो फॉर्मूले से डी निकालने का एक तरीका होता है। आप डी इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हो। यदि किसी फॉर्मूले से आपको डी निकालना है तो उसके लिए यह सूत्र लगा दो आप बेटे। आपको किसी कार्बनिक यौगिक का ये अणु सूत्र दे रखा है और उससे अगर आपको डी निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको संरचना दे रखी है तब तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपको संरचना दे रखी है तब तो आप द्विबंध देख लो, आप त्रिबंध देख लो, आप वलय देख लो, द्विबंध त्रिबंध वलय आपने देख ली, उसके हिसाब से डी आ जाएगा। लेकिन मान लो आपको अणुसूत्र दे रखा है, अब अणुसूत्र में आपको यहाँ ना तो द्विबंध दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पे त्रिबंध दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पे वलय दिखाई दे रही। यहाँ पे ना तो द्विबंध है, यहाँ पे ना तो वलय है, ना यहाँ पे आपको त्रिबंध दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ यहाँ पे डी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इस फॉर्मूले में मुझे द्विबंध तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं डी कैसे बताऊंगा। सर इस फॉर्मूले में मुझे त्रिबंध नहीं दिखाई दे रहा है, मैं डी कैसे बताऊंगा। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी आपको अणुसूत्र दिया हो उससे डी निकालना हो इस फॉर्मूले द्वारा हम ज्ञात करते हैं। समझ में आया। चलो तो इस फॉर्मूले से हम डी कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पे एन का मतलब होता है कार्बन की संख्या। क्या होता है बेटा, कार्बन की संख्या। H का मतलब है हाइड्रोजन की संख्या। X का मतलब है हैलोजन की संख्या। N का मतलब है, चलो इसका मैं डी निकालता हूं, इसका चलो इसका हम निकालते हैं डी। ठीक है, चलो n का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या। तो देखो फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 इंटू n का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या। n कितना, 4, तो कार्बन की संख्या 4 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 10। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 10 प्लस x का मतलब हैलोजन की संख्या। हैलोजन क्या होता है बेटा, हैलोजन मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहीं दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या कितनी, 0 माइनस नाइट्रोजन की संख्या कितनी थी, n मतलब कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने, 0। कितना आंसर आएगा बेटा डी का, देखो 2 इंटू 4 8, 8 और 2 10, 10 में से 10 गए तो 0, आंसर आ गया डी का 0। यहाँ पे असंतृप्तता की कोटि कितनी है, 0। जब भी डी का मान 0 हो इसका मतलब इस अणु में ना तो द्विबंध है, ना त्रिबंध है, और ना ही इसके पास कोई वलय नुमा संरचना है। तो इसका मतलब क्या है, नो द्विबंध, द्विबंध नहीं है संरचना में, नो त्रिबंध, त्रिबंध नहीं है संरचना में, नो वलय, वलय नहीं है संरचना में। तो ना तो द्विबंध है इस फॉर्मूले में, ना इस फॉर्मूले में त्रिबंध है, और ना इस फॉर्मूले में वलय है। चलिए और उदाहरण करते हैं, आ जाइए और उदाहरण करते हैं। मान लीजिए बेटा C4H ऐड दिया है, क्या दे रखा है, C4H8। यहां से मुझे क्या ज्ञात करना है, डी कैलकुलेट करना है। डी का फॉर्मूला क्या है, 2n+2 हाइड्रोजन के नंबर प्लस हेलोजन के नंबर माइनस नाइट्रोजन के नंबर डिवाइडेड बाय 2। चलिए तो 2 इंटू एन का मतलब होता है कार्बन की संख्या, कार्बन कितने, 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 2, तो ये आ गया माइनस हाइड्रोजन की संख्या कितनी, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी, 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस हैलोजन कितने इस फॉर्मूले में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कितने, 0, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कितने आ जाएंगे, 0। नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन भी 0 है, नाइट्रोजन आ जाएंगे 0 डिवाइडेड बाय ये कितना 2, तो यहां पे आ जाएगा 2।
अब देख लो कितना है, 2 इंटू 4 8 और 2 10, 10 में से 8 गए तो ये आ जाएगा डी एक। इसका डी कितना आएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा 1, तो यहाँ पे डी का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला उदाहरण C4H6, इसमें कितना डी आएगा, देखो इसमें डी कितना आएगा, निकालो। डी बराबर 2 इंटू एन का मान, एन कितना 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन 6, तो 6 प्लस हेलोजन की संख्या कितनी, हेलोजन 0 माइनस नाइट्रोजन की संख्या कितनी, नाइट्रोजन 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया बेटा, ये आ जाए 2 चौक 8, 10, 10 में से 6 का 4, तो ये डी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब भी आप डी कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो उदाहरण आपको दे रखा है C3H6O, ये फॉर्मूला दिया आपको बेटा। अब इस फॉर्मूले में डी कैसे कैलकुलेट करोगे, डी बराबर 2 इंटू एन का मान, एन मतलब क्या है, कार्बन की संख्या, तो 2 इंटू 3 प्लस कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन कितना 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा प्लस हेलोजन की संख्या कितनी, हेलोजन 0, तो हेलोजन 0 माइनस नाइट्रोजन की संख्या, नाइट्रोजन कितना है 0, यहाँ पे आ जाए 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया बेटा, इसका मान आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 6, 6 में से 2 गए तो 6 में से 2 जुड़े तो 8, 8 में से 6 गए तो 1 आ जाएगा। डी यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका डी कितना हो जाएगा बेटा, इसका डी 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल। चलो अगला उदाहरण आ जाओ, अगला उदाहरण देखते हैं C3H5N, इसका ड्यू निकालते हैं। इसका ड्यू 2 इंटू एन का मान, एन का मान क्या, कार्बन की संख्या 2 इंटू 3 प्लस कितना आ जाएगा प्लस 2, तो ये 2 आ गया माइनस हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन कितने 5 प्लस हेलोजन कितना है, हेलोजन 0 माइनस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 1, नाइट्रोजन का 1 परमाणु है डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 3 6, 6 और 2 8, 8 में से 4 गए तो कितना है 4, 4 बटा 2, डी 2 आ जाएगा बेटा। इस तरीके से हमको बेटा यहाँ पे चीजें करनी होती हैं। तो ये डी कितना आ जाएगा, इधर डी का मान आ जाएगा 2, तो ऐसे बेटा डी कैलकुलेट करते हैं। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप डी मुझे कैलकुलेट करके बताओ। मान लो आपको प्रश्न में ये दिया गया है, यहाँ पे डी कैलकुलेट करके बताओ। सभी बच्चे यहाँ डी कैलकुलेट करके बताएं, सभी बच्चे यहाँ पे डी कैलकुलेट करके बताएं। देखते हैं कौन बच्चा ढंग से मेरी बातों को सुनता है, ये देखते हैं कौन बच्चा मेरी बातों को ढंग से सुन रहा है। अरे भैया मैंने आपको क्या बात बोली थी, 1 2 3, यहाँ द्विबंध कितने हैं, मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे 3 द्विबंध है। कितने हैं बेटा, 3 द्विबंध। अगर द्विबंध 3 है तो डी भी कितना हो जाएगा, डी भी 3 हो जाएगा, बताया था। चलो यहाँ पे कितनी वलय है, चक्री कितनी दिख रही है, वलय, ये पूरी की पूरी एक वलय दिख रही है। तो ये वलय कितनी है, एक वलय, वलय 1 है, तो एक वलय का डी भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 3 प्लस 1, टोटल डी कितना हो गया 4। तो इस बेंजीन का डी कितना हो जाएगा 4। इस यौगिक का नाम क्या है बेटा, बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन। तो बेंजीन का डी 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर। चल ये था बच्चों असंतृप्तता की कोटि। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और आगे अब हमें पढ़ना है बच्चों क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। इसका एक नाम और होता है
हम इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। चलो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है किसी यौगिक के अणु में उपस्थित वह समूह जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। किसी यौगिक के अणु में उपस्थित वह समूह जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित वह समूह जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या होता है बेटा? जिम्मेदार होता है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होने वाला समूह क्या कहलाता है बच्चों? क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि उदाहरण जैसे मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH द्विबंध CH2, ये लिखा मैंने बेटा। अब ये इस अणु के अंदर बेटा आप मुझे एक बात बताइए, इस अणु के अंदर जो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार समूह जो होता है बेटा, वो ये द्विबंध होता है बेटा, कार्बन कार्बन द्विबंध। ये कार्बन कार्बन द्विबंध जो है बेटा वो इस अणु के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार इस समूह को क्या बोलते हैं? इस द्विबंध वाले समूह को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? तो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? किसी भी अणु में उपस्थित वह भाग, वह समूह जो कि उस अणु की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हो, रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार हो। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया सर, फील नहीं आई। सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही वाला क्रियात्मक समूह है? ये भी तो क्रियात्मक समूह हो सकता है, ये वाला भाग भी तो क्रियात्मक समूह हो सकता है, ये एकल बंध भी तो क्रियात्मक समूह हो सकता है। ये वाला ही क्रियात्मक समूह क्यों है, ये वाला क्यों नहीं है? चलो इसका मैं आपको जवाब देता हूं बेटा। क्रियात्मक समूह को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। क्रियात्मक समूह को पहचानने का तरीका, क्रियात्मक समूह को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा। क्रियात्मक समूह को पहचानने का तरीका है कार्बन 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 बंध। आपको कहीं पर भी बेटा कार्बन एकल बंध कार्बन, कार्बन एकल बंध कार्बन, कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़कर बाकी कोई भी समूह, ठीक है, कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़कर बाकी कोई भी समूह अणु में दिखाई दे तो उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ करके बाकी कोई भी समूह अणु में दिखाई दे तो क्रियात्मक समूह है। जैसे कि उदाहरण इधर देखना है बेटा, जैसे कि उदाहरण कार्बन, ये मैंने लिखा। अब इस अणु में आप देखो बेटा, ये वाला जो भाग है कार्बन कार्बन एकल बंध, देखो इसको छोड़ करके, इस वाले भाग को छोड़कर, मतलब कि इसको छोड़ करके
जो भी आपको दिखाई देता है ये वाला, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रियात्मक समूह हो जाएगा। चल, इस क्रियात्मक समूह को क्या बोलते हैं, ये क्रियात्मक समूह एल्कीन कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है बेटा, एल्कीन। चल अगला उदाहरण, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे ये क्या है, ये कार्बन कार्बन एकल बंध। देखो कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ करके, इसको छोड़ दो, बाकी जो भी बच गया वो सब क्या हो जाएगा, वो सब क्रियात्मक समूह हो जाएगा। ये क्रियात्मक समूह हो गया बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइन, क्रियात्मक समूह एल्काइन। ये एल्काइन हो जाएगा। चलो अगला उदाहरण, ठीक है, क्रियात्मक समूह के नाम बता रहा हूं मैं बेटा। अगला एग्जाम्पल, CH3 COOH। यहाँ पे कार्बन कार्बन एकल बंध, इस बंध को छोड़ करके, इस एकल बंध को छोड़, देखो कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ करके, इस एकल बंध को छोड़कर बाकी जो भी बच गया, क्या बच गया, ये पूरा बच गया, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। तो ये हो जाएगा क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है बेटा इसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलो अगला उदाहरण, अगला उदाहरण लिखेंगे बेटा, CH3 CH2SO3H। कार्बन कार्बन एकल बंध, ये जो एकल बंध है इसको छोड़ दो, तो बाकी जो भी बच गया ये, इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ये क्या हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल। ये हो जाएगा क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह का नाम क्या है, सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम है बेटा, सल्फोनिक अम्ल। चलो और क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं, चलो और क्रियात्मक समूह कौन कौन से, आइए देखते हैं। CH3 COOCOCH3। अरे भाई बहुत ही खतरनाक। अब यहाँ पे ये कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ दो, कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ दो। देखो ये कार्बन कार्बन एकल बंध है, ये कार्बन कार्बन एकल बंध है, बाकी बीच में जो भी बच गया ये पूरा क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह। ये पूरा हो जाएगा क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह को हम बच्चा बोलते हैं अम्ल एनहाइड्राइड। इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है बेटा, अम्ल एनहाइड्राइड। चलिए इसी प्रकार से मान लो आपको दे रखा है ये CH3 CONH2। यहां गौर करिए, कार्बन कार्बन एकल बंध, इस वाले भाग को छोड़ करके बाकी जो भी ये बच गया इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं क्या, क्रियात्मक समूह। क्या नाम है इस क्रियात्मक समूह का, इसका नाम है अम्ल एमाइड। क्या बोलते हैं बेटा, अम्ल एमाइड। इसी प्रकार से मान लो RCO, या आप बोल सकते हो CH3 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, CH2 CH3 OC2H5। कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ दो, कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ दो, इन कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ दो, बाकी जो भी बच गया ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है बच्चा, इसका नाम है एस्टर। हिंदी में एस्टर लिखते हैं इसको। चलो अगला उदाहरण, CH3CN। कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ करके जो भी बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। ये हो जाएगा आपका क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है, साइनाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, साइनाइड। अगला उदाहरण CH3CH2NC। कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़कर, ये कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ करके जो भी बच गया इसको हम बोलते हैं क्या, आइसोसाइनाइड। क्रियात्मक समूह, इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड।
तो ये हो जाएगा क्रियात्मक समूह। क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समूह। चलो अगला, नेक्स्ट, CH3 CH2 CHO। कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ करके जो भी यहां बच जाता है इसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है? एल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा? एल्डिहाइड। इस क्रियात्मक समूह का नाम है एल्डिहाइड। चलिए अगला, नेक्स्ट, CH3 CH2 CO CH3। कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़कर, कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ करके जो भी बच गया, क्या बच गया? ये बच गया। कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ करके जो भी बच गया इसको हम बोलते हैं क्या? क्रियात्मक समूह। तो ये क्या है? क्रियात्मक समूह। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कीटोन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कीटोन बोलते हैं। चलो अगला, यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। CH3 CH2 CO Cl। कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़कर, कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़कर जो भी बच गया, क्या बच गया भैया? ये पूरा बच गया बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। अम्ल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अम्ल क्लोराइड। या हो सकता है Cl की जगह कोई और आ जाए तो इसको अम्ल हैलाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, अम्ल हैलाइड। मान लो यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, CH3 CH2 OH। कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ करके जो भी बच गया यहाँ पे वो क्या है? क्रियात्मक समूह। ये है आपका क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है? अल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अल्कोहल। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन क्रियात्मक समूह को छोड़ करके, सॉरी, कार्बन कार्बन बंध को छोड़ करके जो भी भाग शेष रह गया उसको हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। ये है आपका क्रियात्मक समूह। इसको बोलते हैं अमीन। क्या बोलते हैं? आमीन नहीं, एमीन बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं? एमीन। कार्बन कार्बन क्रियात्मक समूह, कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ करके, कार्बन कार्बन एकल बंध को छोड़ करके जो भी शेष बचता है उसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। इसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं बेटा? ईथर। और भी कई सारे क्रियात्मक समूह है जैसे कि थायो एल्कोहल, थायो ईथर, थायो कीटोन, और भी बहुत सारे है ना, सल्फोनेट, बहुत सारे। लेकिन जो मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ने हैं बेटा, वो ये सारे। तो ये कुछ मुख्य क्रियात्मक समूह मैंने आपको बताए हैं, ये आपको ध्यान रखना। चलिए, ये हो गया क्रियात्मक समूह। अब आते हैं बच्चों सजातीय श्रेणियों पे। सजातीय श्रेणी, इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब है ऐसी श्रेणी जिसमें उपस्थित सदस्यों के क्रियात्मक समूह समान होते हैं, किंतु ऐसी श्रेणी जिसमें उपस्थित सदस्यों के क्रियात्मक समूह समान होते हैं किंतु उनमें NCH2 का अंतर होता है, जहां n का मान, n जो है वो 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 पूर्णांक संख्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो ऐसी श्रेणी जिसमें उपस्थित सदस्यों के क्रियात्मक समूह समान होते हैं किंतु उनमें
NCH2 का अंतर होता है। जैसे कि उदाहरण, जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा CH3 CH2 CH2OH, मैंने दूसरा यौगिक लिखा CH3 CH2OH। बच्चों गौर करें, यहां दोनों में क्रियात्मक समूह समान है। इसमें भी क्रियात्मक समूह अल्कोहल है, इसमें भी क्रियात्मक समूह अल्कोहल है। दोनों में क्रियात्मक समूह क्या है? दोनों में क्रियात्मक समूह समान है, लेकिन दोनों में गौर करें तो कितने का अंतर है? दोनों में CH2 का अंतर है। यहां CH2 ज्यादा है, वहां CH2 कम है। CH2 का अंतर है। देखो भाई CH3 तो यहां भी है, CH3 यहां भी है, CH2 यहां भी है, CH2 यहां। क्रियात्मक समूह समान, इसमें एल्कीन और इसमें भी एल्कीन। तीनों में क्रियात्मक समूह एल्कीन एल्कीन एल्कीन। जब भी द्विबंध वाला क्रियात्मक समूह हो तो इस द्विबंध वाले क्रियात्मक समूह को एल्कीन बोलते हैं। तो तीनों में ही यदि आप गौर करें तो एल्कीन एल्कीन एल्कीन, तीनों में क्रियात्मक समूह समान है। लेकिन बच्चा एक बात देखना कि इन तीनों में CH2 के नंबर का अंतर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, लेकिन यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 नहीं। इन दोनों के बीच में एक CH2 का अंतर है बेटा, एक CH2 का अंतर है। यहाँ पे एक CH2 कम है, वहां एक CH2 ज्यादा है, CH2 का अंतर है। चलो इन दोनों की बात करते हैं। CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, लेकिन यहाँ पे CH द्विबंध CH इसका अंतर बेटा ये नहीं है, यहाँ पर इस अणु में ये वाला अनुपस्थित है। तो इन दोनों के बीच में भी एक CH2 का अंतर है। और अगर मैं बोलूं बेटा पहले और तीसरे के अंतर कितने CH2 का अंतर है, इस पहले अणु और तीसरे अणु में कितने CH2 का अंतर है? देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे CH2 नहीं है, वहां पे CH2 है, वहां यहाँ पे एक और CH2 नहीं, यहाँ पे एक और, यहाँ पे दो CH2 है, यहाँ पे दो CH2 कम है, मतलब कि इन दोनों में दो CH2 का अंतर है। तो भैया यही तो लिखा है, CH2 के N का अंतर हो, N CH2 का अंतर हो, मतलब कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों में एक CH2 का अंतर भी हो सकता है, एक CH2 का अंतर भी हो सकता है, और दो CH2 का अंतर भी हो सकता है। ये सभी क्या कहेंगे? समान सजातीय श्रेणी के सदस्य कहलाएंगे। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये सभी समान सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, ये सभी समान सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। इनकी सजातीय श्रेणी कौन सियां हैं? अल्कोहल। ये कौन से सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं? अल्कोहल वाली सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। ये कौन से सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं? एल्कीन वाली सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। ये एल्कीन सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, ये अल्कोहल सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्यों में क्रियात्मक समूह समान होता है अल्कोहल, और दूसरी किसी सजातीय श्रेणी के सदस्यों में भी
क्रियात्मक समूह एल्कीन एल्कीन एल्कीन। एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य क्रियात्मक समूह का मतलब वह समूह जो किसी भी यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है। ऐसा समूह जो किसी भी अणु या यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों के लिए जिम्मेदार है। ऐसा समूह जो किसी भी अणु के रासायनिक गुणधर्मों के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे रासायनिक गुणधर्मों के लिए जिम्मेदार कौन है? अल्कोहल। यहाँ पे रासायनिक गुणधर्मों के लिए जिम्मेदार कौन है? अल्कोहल। जब दोनों में रासायनिक गुणधर्मों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अल्कोहल अल्कोहल है, क्रियात्मक समूह समान है, तो आप मुझे बताओ इनके रासायनिक गुण समान होंगे या अलग अलग होंगे? जब दोनों के ही क्रियात्मक समूह समान है, क्रियात्मक समूह का मतलब जो रासायनिक गुणों का, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है, रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। मैं बोल रहा हूं कि दोनों के क्रियात्मक समूह समान है, तो रासायनिक गुण भी समान होंगे या अलग अलग होंगे? अरे भैया, क्रियात्मक समूह समान है तो इन दोनों सदस्यों के रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। इसका मतलब सजातीय श्रेणी के जो सदस्य हैं, सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्योंकि उनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं। अच्छा, तो भिन्न भिन्न क्या होता है भाई? इनमें CH2 का अंतर है, कार्बन का अंतर है। अब यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा है, वहां पे एक कार्बन कम है। भाई यहाँ पे CH2 ज्यादा है, वहां पे CH2 कम है। इसका मतलब कार्बन की संख्या में यदि अंतर है तो भारों में भी क्या होगा? अंतर। यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा है तो सीधी सी बात है, एक कार्बन का भार कितना होता है? 12। तो यहाँ पे 12 कार्बन के भार का अंतर है, 12 और 2 हाइड्रोजन, 12 + 2 14, 14 भार का अंतर है। तो भैया यहाँ पे अणुभार में क्या होता है? अंतर। इनके अणुभार भिन्न भिन्न होते हैं। तो इन सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुण अलग होते हैं, भौतिक गुण जैसे अणुभार, क्वथनांक, गलनांक भिन्न होते हैं। क्योंकि इनमें NCH2 का अंतर होता है, NCH2 का अंतर होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये है बच्चों सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। अच्छा, सजातीय श्रेणी के सदस्य जो होते हैं बेटा, सजातीय श्रेणी के सदस्य सजात कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? सजात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? सजात कहलाते हैं। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूं, देखो ऐसे समझो, एक परिवार है गुप्ता जी का परिवार। चलो इसको हम समझते, बहुत अच्छे समझ में आएगा बेटा। भी मान लो एक गुप्ता जी का परिवार है। अब गुप्ता जी के परिवार में मान लो 3 बेटे हैं, एक राम है, एक श्याम है और एक महेश है। गुप्ता जी के परिवार में गुप्ता जी के 3 बच्चे हैं, एक राम गुप्ता है, एक श्याम गुप्ता और एक महेश गुप्ता। तो आप मुझे बताओ, गुप्ता जी के जो तीनों बच्चे हैं उन तीनों का खून क्या होगा? समान। तीनों का खून समान होगा ना।
तीनों के अंदर जो ब्लड है वो उसके बाप का होगा, उसके पिताजी का होगा। उसके पिताजी का खून दौड़ रहा है राम में, श्याम में और महेश में या मोहन में। तीनों में पिताजी का खून दौड़ेगा, तीनों के फादर समान है। तो भैया वही हो रहा है। ये मान लो राम है, ये श्याम है, इन दोनों के फादर क्या है? समान। दोनों के फादर कौन है? गुप्ता जी। तो भैया दोनों की रगों में, दोनों की शिराओं में, दोनों की मांसपेशियों में जो खून बहता है वो भी समान बहेगा। तो भैया एक ही सजाती श्रेणी के सदस्य होने का मतलब है एक ही परिवार के सदस्य होना। इनके पिताजी समान समान है। इन दोनों के पिताजी कौन है? गुप्ता जी। और वो गुप्ता जी यहाँ पे कौन है? अल्कोहल। और ये जो दोनों व्यक्ति हैं वो एक दूसरे क्या है? भाई। एक ही परिवार के जो दो बच्चे होंगे, दो लड़के होंगे, गुप्ता जी के जो दोनों बेटे हैं उनमें संबंध क्या है? भाई भाई वाला। तो भैया वही है, एक ही सजाती श्रेणी, एक ही परिवार के जो दोनों बेटे होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? भाई भाई। और वो भाई भाई वाला संबंध क्या है बेटा? समजात, सजात या समजात। मान लो एक परिवार के अंदर 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे क्या होंगे? तीनों लड़के क्या होंगे? एक दूसरे के भाई। वो तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सजात। तो ये तीनों एक ही परिवार के हैं, इनकी नसों में, इनकी रगों में, इनकी मांसपेशियों में एक ही पिता का खून दौड़ता है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सजात। इनके क्रियात्मक समूह एक जैसे हैं, इनके पिताजी एक ही हैं। तो भैया वही हो रहा है, एक ही सजाती श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उनके पिताजी समान हैं, उनकी नसों में समान खून दौड़ता है। लेकिन भैया राम में, श्याम में और मोहन में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। एक का भार ज्यादा होगा तो एक का भार कम होगा, एक का द्रव्यमान ज्यादा होगा, एक 60 केजी का तो एक 70 केजी का होगा। अंतर तो होगा। तो वही है कि भैया एक का भार कम है, दूसरे का भार ज्यादा है। व्यवहार में कुछ ना कुछ अंतर होगा, एक बड़ा शांत व्यवहार का है, दूसरा थोड़ा क्रोधित व्यवहार का है। तो ये भौतिक गुणधर्म है बेटा। ये सारी बातें हैं बेटा यहाँ पे ध्यान रखनी। चलिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम आते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे बेटा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं बेटा, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक और एक होता है बेटा एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक अगर समझ में आ गया तो एलिफेटिक बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर एरोमेटिक समझ में आ गया तो एलिफेटिक हमको चुटकी में समझ में आ जाएगा। एरोमेटिक का मतलब ये एरोमा शब्द से आया है बेटा। एरोमेटिक जो है वो एरोमा शब्द से आया। एरोमा किसकी मां? एरोमा। रोमा को बुला रहे हो, एरोमा। एरोमा मतलब कि होता है बेटा खुशबूदार। क्या? खुशबूदार। खुशबू आती इन यौगिकों से, ठीक है। तो एरोमेटिक यौगिक है, खुशबूदार यौगिक है। तो ऐसे यौगिक जो कि खुशबूदार है, बढ़िया भीनी भीनी बढ़िया बढ़िया खुशबू आती है उनसे, तो उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। जैसे कि उदाहरण, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा इसका बेंजीन। क्या एग्जाम्पल है बेटा इसका? बेंजीन। दूसरा एग्जाम्पल है इसका नेफ्थेलिन। आपने महसूस किया होगा बेटा, नेफ्थेलिन की गोलियां रखी जाती हैं ताकि बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह को मारा जा सके, कपड़ों को सुरक्षित रखा जा सके। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया, ये नेफ्थेलिन जो होता है बहुत भीनी भीनी बढ़िया खुशबू निकलती इससे। तो आपने नेफ्थेलिन की खुशबू महसूस की होगी। कितने बच्चे हैं जिसने नेफ्थेलिन की खुशबू महसूस कर रखी? नेफ्थेलिन वही है नेफ्थेलिन। एक होता है बेटा एंथ्रासीन। क्या? एंथ्रासीन। एक होता है बेटा एंथ्रासीन, तो इसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन। तो ये सब क्या है बच्चों? एरोमेटिक यौगिक। अच्छा, एलिफेटिक यौगिक क्या होता है? बहुत सिंपल सी परिभाषा है, जो एरोमेटिक नहीं है, जो एरोमेटिक नहीं है वह एलिफेटिक यौगिक है। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन एरोमेटिक नहीं है? मैं बता रहा हूं ना,
अभी आपको कुछ समय के लिए मैं जितना बता रहा हूं बस उतना ही ध्यान रखना है, फिर बाद में हम एरोमेटिक यौगिकों की डिटेल में डेफिनेशन देखेंगे, क्या क्राइटेरिया हो जिससे कि हम यौगिक को एरोमेटिक बोल सकते हैं, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो अभी आप इनको कुछ यौगिकों को याद रखो, इनके अलावा कोई भी यौगिक आए तो आपको उसको यहां रखना है। तो ध्यान रहे, और भी बहुत सारे हैं जो कि एरोमेटिक हैं, इन तीन के अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हमको इतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाना, अभी हमको केवल उतना ही ध्यान रखना जितना मैं बता रहा हूं। बाद में इसके अंदर बहुत सारी बातें आएंगी, हक्कल रूल वगैरह, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक है। ठीक है, अब ये एलिफेटिक जो होते हैं बेटा, ये दो भागों में बटे हुए, एक चक्रीय एलिफेटिक यौगिक और एक होता है बेटा अचक्रीय एलिफेटिक यौगिक। क्या होता है अचक्रीय एलिफेटिक? तो हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे चक्रीय एलिफेटिक यौगिक। तो चक्रीय का मतलब ऐसे यौगिक जिनमें क्या होती है, वलय पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण देखो, रिंग है ना, वलय दिखाई दे रही है आपको, ये देखो वलय, पूरी की पूरी वलय। इसका नाम क्या होता है हम बाद में देखेंगे। ये भी वलय, तो चक्रीय एलिफेटिक यौगिक। ये भी वलय, चक्रीय एलिफेटिक यौगिक। ये भी वलय, चक्रीय एलिफेटिक यौगिक। याद रखना बेटा, इसको बेंजीन मत बोलना। बेंजीन के अंदर देखो पाई पाई पाई, यहां पे पाई होते हैं बेंजीन में, लेकिन यहाँ पे पाई नहीं है, तो ये पाई नहीं है। यहाँ पे चक्रीय एलिफेटिक यौगिक। एक होता है अचक्रीय एलिफेटिक यौगिक। अचक्रीय एलिफेटिक यौगिक, एक होता है अचक्रीय एलिफेटिक यौगिक। जैसे कि उदाहरण देख सकते हो, ये इसमें रिंग बनी हुई नहीं है, वलय नहीं है इसमें बेटा, इसमें वलय बनी हुई नहीं, इसमें वलय है, चक्री है, इसमें चक्री नहीं है। दोनों सिरे खुले हुए, दोनों सिरे ओपन है, जुड़े हुए नहीं है। CH3 CH द्विबंध CH CH3, ये चक्रीय नहीं है। ये चक्रीय नहीं, इसमें कोई भी बेटा चक्रीय नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये होता है चक्रीय और अचक्रीय। ठीक है, अचक्रीय का मतलब सिरे खुले हुए होते हैं, सिरे खुले हुए होते हैं। अचक्रीय मतलब कि इनके सिरे खुले होते हैं। देखो ये दोनों सिरे क्या है, खुले हुए। और चक्रीय का मतलब सिरे जुड़े हुए होते हैं, इनके सिरे जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, सिरे आपस में जुड़े हुए, इनका कोई सिरा नहीं होता, सिरा अनुपस्थित होता है, या आप बोल सकते हो इसमें सिरा अनुपस्थित है। क्या आप यहाँ पे कोई एंड बता सकते हो? क्या आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये सिरा है, ये सिरा बता ही नहीं सकते हो, एंड नहीं बता सकते हो। आप इसमें ये नहीं बोल सकते हो कि ये जो वलय है इसमें ये सिरा है, ये कोई सिरा है ही नहीं, इसमें सिरा बता ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब चक्रीय यौगिक जो होते हैं बेटा, ये चक्रीय यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय होता है और एक विषम चक्रीय होता है बेटा। एक समचक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय। समचक्रीय क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। समचक्रीय, समचक्रीय का मतलब वह चक्रीय एलिफेटिक यौगिक जिसमें सभी परमाणु समान हो और वो कार्बन हो, ऐसा चक्रीय एलिफेटिक यौगिक जिसमें सभी परमाणु समान हो, मतलब कि कार्बन परमाणु हो। सभी परमाणु समान मतलब कि सभी
कार्बन परमाणु, सारे परमाणु समान हो, सारे परमाणु कार्बन परमाणु समान परमाणु। जैसे कि यहां देखो, देखो ये कार्बन, मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन कार्बन। जब भी यहाँ पे आपको कोने को प्रदर्शित करना हो तो कोने किससे प्रदर्शित होते हैं? बंध रेखा संरचना सूत्र हमने जो आज पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि किसी भी बंध रेखा संरचना सूत्र में कोने किसको प्रदर्शित करते हैं? कार्बन को प्रदर्शित करते हैं। ये बंध रेखा संरचना सूत्र है, इसमें ये कोना किसको प्रदर्शित करता है? कार्बन को। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सभी कार्बन को, ये कोने किसको प्रदर्शित करते हैं? कोने कार्बन को प्रदर्शित करते हैं। ये कोने किसको प्रदर्शित करते हैं? कार्बन को प्रदर्शित करते हैं। ये कोने किसको प्रदर्शित करते हैं? कार्बन को प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वलय के अंदर सभी परमाणु कार्बन है। इसका मतलब समचक्रीय का मतलब ये हो गया, कार्बन कार्बन कार्बन, ये हो गया कार्बन 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 कार्बन, सभी कार्बन परमाणु वलय में उपस्थित होते हैं। चलो, एक होता है विषम चक्रीय। विषम चक्रीय का मतलब है ऐसा चक्रीय एलिफेटिक यौगिक जिसमें सभी परमाणु कार्बन नहीं होते या समान नहीं होते। सभी परमाणु कार्बन नहीं है, समान नहीं, तो इसको हम बोलते हैं विषम चक्रीय एलिफेटिक यौगिक। इसको हम बोलते हैं समचक्रीय एलिफेटिक यौगिक। चलो, इसका उदाहरण क्या है? चलो, ऐसा चक्रीय एलिफेटिक यौगिक, मान लो मैंने ये चक्री बनाई, ऐसा चक्रीय एलिफेटिक यौगिक जिसमें सभी परमाणु समान नहीं होते, कार्बन नहीं होते सभी, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, लेकिन मान लो बीच में एक आ गया नाइट्रोजन, तो ये समान नहीं है ना, विषम चक्री बोलते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, लेकिन एक परमाणु बीच में क्या आ गया? विषम आ गया, विषम परमाणु आ गया। इसको हम बोलते हैं विषम चक्रीय एलिफेटिक यौगिक। समझ में आया? ये आ जाएगा बेटा यहां पे, क्लियर? क्लियर? चलो, तो ये विषम चक्रीय एलिफेटिक यौगिक, समचक्रीय एलिफेटिक यौगिक। अब बच्चों, ये जो समचक्रीय और विषम चक्रीय है ना, ये भी दो भागों में बटे हुए, एक संतृप्त और एक असंतृप्त में। ये भी संतृप्त और दूसरा असंतृप्त में। ये भी संतृप्त और असंतृप्त में बटे हुए हैं। संतृप्त यौगिक का मतलब है वह यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध उपस्थित होता है। ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध उपस्थित होता है। जैसे कि यहां देखो, कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक ही बॉन्ड है बेटा, एकल बंध, एक ही बॉन्ड है, एकल बंध, एक ही बॉन्ड है, एकल बंध। कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है, एकल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है, एकल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है, एकल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है, एकल बंध। तो कहने का मतलब जब भी एकल बंध हो, केवल एक ही बंध हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त यौगिक। क्या बोलते हैं? संतृप्त। और असंतृप्त का मतलब है वह यौगिक जिसमें
कार्बन कार्बन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध हो। जैसे कि उदाहरण इसी को देख लो, इसी में मान लो बेटा मैंने ये कर दिया, ये इसी में मैंने क्या कर दिया, इसी में मैंने ये कर दिया, देखो ऐसे। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, द्विबंध आ गया। देखो एक और दो बॉन्ड आ गए। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, असंतृप्त यौगिक। या मान लो कहीं पे ऐसा हो गया 1 2 3 ऐसा हो गया, तो कार्बन कार्बन के बीच में 1 2 3 3 बंधा, ये भी हो जाएगा असंतृप्त। तो ये ऐसा बच्चों हो सकता है। इनके नाम क्या है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने पिछली क्लास में बोला था, इस क्लास में भी बोल रहा हूं, इनके नामकरण क्या होंगे हम आने वाले क्लासेस में देखने वाले। आज समय बहुत हो चुका है तो हम इससे ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। एक लास्ट चीज और बच्चों मैं बता देता हूं, एक यहाँ पे सेक्शन बच गया अचक्री का। अचक्री में भी दो प्रकार के हैं, एक संतृप्त होता है बेटा और एक होता है असंतृप्त यौगिक। जैसे कि मान लो ये देखो, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा CH3 CH2 CH3, तो ये क्या है, संतृप्त है बेटा और अचक्रीय भी है। संतृप्त भी है और अचक्रीय। संतृप्त क्यों है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है। संतृप्त इसलिए है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है। और अचक्रीय क्यों है, क्योंकि दोनों के सिरे क्या है, खुले हुए, तो अचक्रीय। ठीक है। और एक होता है असंतृप्त अचक्रीय। असंतृप्त अचक्रीय का मतलब है CH3 CH द्विबंध CH3। कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, द्विबंध आ गया, तो ये असंतृप्त हो गया। और अचक्रीय, अचक्रीय क्यों, क्योंकि दोनों सिरे खुले हुए। तो ये है बच्चों पूरा का पूरा वर्गीकरण जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों और भी कई बातें, आज मुझे IUPAC नामकरण भी चालू करना था लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम उसको अगली क्लास में देखेंगे। आते हैं अब क्विज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एथीन का DU है। एथीन का DU कितना होता है, एथीन का DU बताना बेटा। ये एथीन, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, केवल हिंट दे रहा हूं, ये इसका एथीन का DU बताना, इसको हम एथीन बोलते हैं। चलिए कर लिया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक यौगिक, एलिफेटिक, बोथ और नन। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, हो गया होगा। एथीन का DU, अरे भैया एक द्विबंध है तो DU कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेंजीन क्या है, बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, सिंपल। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने वर्गीकरण पढ़ा, आज हमने क्रियात्मक समूह पढ़े, आज हमने सजाती श्रेणी पढ़ी और आज हमने बंध रेखा संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं वो सीखा। पैनल पे होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम निश्चित तौर पर कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण स्टार्ट करेंगे आते ही। तो बच्चों ये है सबसे मेन और खास चैप्टर का टॉपिक, चैप्टर के अंदर जो कि हमें अब पढ़ना है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही।